हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभात। देखिए, हमारा लेसन 3 चल रहा है, जेनेटिक्स, अनुवांशिकी। कल की वीडियो में हमने मेंडल के प्रभाविकता के नियम का अध्ययन किया था। मेंडल के प्रभाविकता के नियम को हमने चार्ट सहित वहां पर समझा था। मेंडल के प्रभाविकता के नियम के बाद दूसरा नियम इसमें आता है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम सबसे पहले आप समझें कि पृथक्करण के नियम को विसंयोजन का नियम, विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। युग्मकों की शुद्धता का नियम, तीनों नाम इसी के हैं। दोबारा ध्यान से देखें, पृथक्करण के नियम को विसंयोजन का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहा जाता है। पृथक्करण का नियम भी एक संकर संकरण पर आधारित है। पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण पर आधारित है। पृथक्करण के नियम की परिभाषा क्या देते हैं हम? इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी के संकर पादपों या विषम युग्मजी पादपों, देखिए कल हमने प्रभाविकता के नियम में F1 पीढ़ी याद की थी। दोबारा से देखिए उसको, आप F1 पीढ़ी कैसे निकालते हैं। देखिए, लंबे पौधे और अपने लिए थे बौने पौधे। बौने पौधे, लंबे पौधे को हमने व्यक्त किया था कैपिटल टी से, और बौने पौधे को व्यक्त किया था स्मॉल टी से। ये थे उनकी पी पीढ़ी, पैटर्नल पीढ़ी, पैतृक पीढ़ी। युग्मक निर्माण के समय कैपिटल टी, इससे युग्मक बनेगा स्मॉल टी। क्या बन गए दोनों? युग्मक। युग्मक निर्माण के पश्चात जब इनमें संकरण होता है तो संकरण होने पर कैपिटल टी स्मॉल टी बनता है। कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां पर हमें प्राप्त होती है F1 पीढ़ी, पहली पीढ़ी प्राप्त होती है। यह हमने कल प्रभाविकता के नियम में पढ़ा था, और यही चार्ट यहां पर पृथक्करण के नियम में भी आएगा F1 पीढ़ी के लिए। यहां पर जो पौधे प्राप्त होते हैं वो प्राप्त होते हैं विषम युग्मजी लंबे। विषम युग्मजी लंबे या संकर लंबे पौधे यहां पर प्राप्त होते हैं। लेकिन जब यहां पर F1 पीढ़ी से पुनः युग्मकों का निर्माण होता है, जब नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं, तो इनसे पुनः युग्मक निर्माण के द्वारा ये दोनों युग्मक पृथक पृथक हो जाते हैं। अर्थात युग्मक बनते हैं मादा युग्मक कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसी प्रकार से इधर भी कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये हुए आपके मादा युग्मक, और इधर हो गए आपके नर युग्मक। एक मादा युग्मक, एक नर युग्मक। यहां से आगे इन दोनों के अंतर्गत हम चेकर बोर्ड से लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात ज्ञात करते हैं। इधर देखें, मैं इधर लिख रहा हूं यहां पर
ये देखिए आप, नर युग्मक मादा युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, उधर नर युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, इधर देखें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, नर युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी, नर युग्मक कैपिटल टी स्मॉल टी। संकरण कराते हैं बेटा, कैपिटल टी का कैपिटल टी से कराइए, इसमें आएगा कैपिटल टी, दोनों टी बड़ी आएंगी। पादप प्राप्त कैसे होते हैं? लंबे, क्योंकि कैपिटल टी किसका सिंबल है? शुद्ध लंबे पादपों का। यहां पर आ जाइए, स्मॉल टी कैपिटल टी, एक कैपिटल टी होगा और एक कैसी टी होगी? स्मॉल टी। ये भी पादप कैसे प्राप्त होते हैं? लंबेपन का गुण प्रभावी होता है। अब आप यहां पर कहेंगे सर इसमें स्मॉल टी भी है और कैपिटल टी भी है, किसको व्यक्त करें? तो हमने प्रथम नियम पढ़ा था प्रभाविकता का नियम, और प्रभाविकता के नियम में हमने अध्ययन किया था कि लंबेपन का गुण बौनेपन के ऊपर क्या होता है? प्रभावी होता है। इसलिए F1 पीढ़ी में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो यहाँ पर F1 पीढ़ी में कौन सा गुण प्रकट होता है? लंबेपन का। इसलिए ध्यान रखें कि कौन सा गुण लिखेंगे अपन यहाँ पर? लंबेपन का। नीचे आए वही कंडीशन आएगी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैसे पादप होंगे? लंबे पादप, क्योंकि बौनेपन का गुण अप्रभावी लक्षण होता है। यहां पर आए इधर स्मॉल टी, ये कैसे पौधे होंगे? बौने पौधे होंगे। कैसे पौधे होंगे? बौने पौधे होंगे। अब बात आती है कि यहां पर दो प्रकार का अनुपात हमारे लिए प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है लक्षण प्ररूप अनुपात और एक प्राप्त होता है जीन प्ररूप अनुपात। देखिए लक्षण प्ररूप अनुपात किसे कहते हैं? किसी जीव की बाह्य प्रतीति को, किसी जीव की संरचना की बाह्य प्रतीति उसका लक्षण प्ररूप होती है, और किसी जीव की जो जीनी संरचना होती है, जो जीनी संरचना को व्यक्त करता है अनुपात, वो उसका जीन प्ररूप अनुपात कहलाता है। तो देखिए यहां पर लक्षण प्ररूप अनुपात क्या प्राप्त होता है? लक्षण प्ररूप बाह्य प्रतीति देखनी है। बाह्य प्रतीति में आप ये देखिए कितने पेड़ बड़े हैं, लंबे हैं। तो 1 2 3, 3 पादप कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे, अर्थात 3 अनुपात, और एक पादप कैसा है? बोना। तो लक्षण प्ररूप अनुपात प्राप्त होता है 3:1, अर्थात 3 पौधे लंबे और 1 पौधा बोना, अर्थात 75% प्लस अनुपात 25% में। अब बात आती है जीनी प्ररूप की। जीनी संरचना को व्यक्त करता है जीन प्ररूप अनुपात। देखिए जीन प्ररूप अनुपात की यहां तक बात करें तो देखिए अब यहां पर जीन प्ररूप अनुपात कैसे निकालेंगे? शुद्ध लंबे पादप कितने हैं? 1। समयुग्मजी लंबे कितने हैं? 1। उसके बाद देखें यहां पर कैपिटल टी है, लेकिन इसके साथ में कैसा लगा हुआ है? स्मॉल टी लगा हुआ है, तो ये शुद्ध नहीं रहेगा, अशुद्ध रहेगा, अर्थात विषम युग्मजी हो गया, संकर लंबे हो गए। तो संकर लंबे कितने? एक तो ये है कैपिटल टी स्मॉल टी और एक है कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो कितने है? 2। और शुद्ध बौने कितने हैं? 1। तो जीन प्ररूप अनुपात प्राप्त होता है 1:2:1। एक है शुद्ध लंबे पादप, समयुग्मजी लंबे पादप, 2 हैं विषम युग्मजी लंबे पादप, और 1 है समयुग्मजी बौने पादप। तो जीन प्ररूप अनुपात प्राप्त होगा 1:2:1। अब बात आती है कि पृथक्करण के नियम की परिभाषा क्या देते हैं? कि देखिए इस नियम के अनुसार जब F1 पीढ़ी के संकर या विषम युग्मजी जो पादप होते हैं, ये जो विषम युग्मजी जो पादप प्राप्त हो रहे हैं, इनसे युग्मक निर्माण के समय जब युग्मक बनते हैं, देखिए ये एक या पीढ़ी में ये दोनों लंबेपन का और बौनेपन गुण एक साथ हैं, लेकिन प्रभावी लक्षण कौन सा है? लंबेपन का। F1 पीढ़ी में के जो विषम युग्मजी लंबे पादप जो होते हैं, विषम युग्मजी जो गुण होता है वो युग्मक निर्माण के समय, जैसे युग्मक निर्माण होता है, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, जब इससे युग्मक बनते हैं तो युग्मक बनते समय इनके प्रत्येक लक्षण, लंबेपन का और बौनेपन का प्रत्येक लक्षण एक दूसरे से पृथक पृथक हो जाते हैं। देखिए ये भी अलग हो गया और ये भी अलग, ये यहाँ पर अलग अलग हो जाते हैं। इसी नियम को पृथक्करण का नियम कहा जाता है, विसंयोजन का नियम कहा जाता है, क्योंकि F1 पीढ़ी में एक साथ रहते हुए भी जैसे इनसे आगे चलकर युग्मक निर्माण होता है तो ये लक्षण अलग अलग हो जाते हैं, पृथक पृथक हो जाते हैं, इसलिए इसको पृथक्करण का नियम कहते हैं। और यहाँ पर प्रत्येक युग्मक में एक लक्षण के लिए एक युग्म विकल्प पाया जाता है, प्रत्येक लक्षण के लिए क्या पाया जाता है? एक युग्म विकल्प पाया जाता है, इसलिए इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये साथ साथ रहते हुए भी इनकी शुद्धता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और जैसे ही F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो दोनों पृथक पृथक हो जाते हैं। तो ये था आपका पृथक्करण का नियम। तो और देख लें, लंबे पौधे कैपिटल टी, बौने पौधे स्मॉल टी, कौन सी पीढ़ी बेटाओ? पी पीढ़ी, पैटर्नल पीढ़ी। युग्मक निर्माण होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे कैपिटल टी युग्मक बनेगा क्योंकि समयुग्मजी है, इससे स्मॉल टी बनेगा, समयुग्मजी युग्मक है यहाँ पर भी।
जब संकरण कराते हैं F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो बनता है कैपिटल टी स्मॉल टी। कैसे पादप प्राप्त होते हैं? विषम युग्मजी लंबे। विषम युग्मज कहते हैं अशुद्ध को, विषम युग्मजी लंबे। जब इससे युग्मक निर्माण होता है F2 पीढ़ी में, तो युग्मक निर्माण होते समय दोनों लक्षण या दोनों युग्मक अलग अलग हो जाते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी मादा युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी नर युग्मक। जब यहां पर इनसे हम F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, कौन सी पीढ़ी प्राप्त करते हैं बेटा? F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। तो F2 पीढ़ी प्राप्त करते समय देखिए ये हो गए आपके मादा युग्मक और ये हो गए आपके नर युग्मक। नर युग्मक और मादा युग्मक जब परस्पर संलयन होता है, संकरण की प्रक्रिया होती है, तो देखिए यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ पर। तो यहाँ पर 3 पौधे कैसे प्राप्त होते हैं? लंबे प्राप्त होते हैं, तो 3 और 1 बौना प्राप्त होता है, तो 3:1। लक्षण प्रतिरूप अनुपात, जीन प्रतिरूप अनुपात की यहाँ तक बात करें तो देखिए यहाँ पर शुद्ध लंबा कितना है? 1 केवल, 2 अशुद्ध लंबे हैं तो अनुपात 2, 1 शुद्ध बौना है तो अनुपात 1। ये थे आपका पृथक्करण का नियम। पृथक्करण के नियम के बाद अगला चैप्टर आता है, इसका अगला पॉइंट आता है संकर पूर्वज संकरण, बैक क्रॉस। देखिए संकर पूर्वज संकरण क्या होता है, इसी से रिलेटेड है। देखिए संकर पूर्वज संकरण, सबसे पहले बात आती है संकर पूर्वज संकरण किसे कहते हैं। देखिए जब F1 पीढ़ी के जो पादप होते हैं, अब ध्यान कीजिए आप, F1 पीढ़ी के पादप कौन से थे? मैंने आपको अभी बताया था। देखिए F1 पीढ़ी के पादप था कैपिटल टी स्मॉल टी, ये था F1 पीढ़ी का पादप, संकर लंबे पादप जो थे। जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण, दोबारा सुने, जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण किसी एक, या तो क्या कराएं कैपिटल टी कैपिटल के साथ, या कराएं स्मॉल टी के साथ। जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण किसी एक जनक कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ कराते हैं तो वह संकरण संकर पूर्वज संकरण कहलाता है। दोबारा सुने, जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण किसी एक जनक कैपिटल टी या स्मॉल टी के साथ कराया जाता है तो उसे हम संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। यह संकर पूर्वज संकरण 2 प्रकार का होता है। एक होता है बाह्य संकरण, बाह्य संकरण, बाह्य संकरण, और दूसरा होता है परीक्षण संकरण। परीक्षण संकरण, एक होता है बाह्य संकरण, एक होता है परीक्षण संकरण। देखिए बाह्य संकरण किसे कहते हैं? देखिए जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण, F1 पीढ़ी का पादप कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी। जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण कैपिटल टी के साथ कराया जाता है, किसके साथ कराते हैं? कैपिटल टी के साथ कराया जाता है तो उसे बाह्य संकरण कहते हैं। दोबारा सुने, जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण, अब F1 पीढ़ी के पादप कौन से हैं? लंबे पादप हैं। लंबे पादप कौन सा है F1 पीढ़ी का? कैपिटल टी स्मॉल टी। किस साथ कराते हैं? लंबे पादपों के साथ ही कराते हैं, समयुग्मजी लंबे पादप। लंबे पादप कौन से हैं? कैपिटल टी, लेकिन है कैसा ये? समयुग्मजी। कैसा है? समयुग्मजी है। और ये कैसा है बेटा? विषम युग्मजी। विषम युग्मजी है ये विषम युग्मजी लंबे हैं, वो समयुग्मजी लंबे हैं। कौन सी पीढ़ी का पादप है ये? F1 पीढ़ी का पादप है। कौन सी पीढ़ी का पादप है? F1 पीढ़ी का पादप है। युग्मक निर्माण होता है तो इससे देखिए 2 प्रकार के युग्मक बनते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। जबकि ये समयुग्मजी है इसलिए इससे एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा, कैपिटल टी। क्या हो गए ये? युग्मक। युग्मक निर्माण के पश्चात क्रॉस कराते हैं इनमें,
एक हो गए मादा युग्मक, एक हो गए नर युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और नीचे आ गया आपका कैपिटल टी। क्रॉस कराते हैं, देखिए कैपिटल टी और इधर आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी। ये पादप कैसे हैं? लंबे हैं, क्योंकि कैपिटल टी यहां पर कैपिटल टी है, इसमें प्रभावी लक्षण है, तो ये भी कैसा होगा? लंबे होंगे। बात करें लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात की, तो देखिए लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा यहां पर? लक्षण प्ररूप, देखिए लक्षण प्ररूप जो बाह्य प्रतीति व्यक्त करे या तो लंबेपन का या बौनेपन को, तो देखिए दोनों पादप कैसे हैं? लंबे पादप हैं, इसलिए पादप कैसा होगा? 100% होगा। लक्षण प्ररूप अनुपात क्या होगा यहां पर? 100% होगा। अब बात करें जीन प्ररूप की, तो देखिए जीन प्ररूप की जहां तक बात करें तो अंदर की जीन प्रतीति को देखते हैं, तो देखिए यहां पर एक तो शुद्ध लंबा है, एक शुद्ध अशुद्ध लंबा है। एक शुद्ध लंबा अर्थात समयुग्मजी लंबा है, ये विषम युग्मजी लंबा है, क्योंकि लंबा तो है कैपिटल टी, लेकिन साथ में क्या लगा हुआ है? स्मॉल टी लगा हुआ है, तो यहां पर आएगा 1:1, अर्थात 50-50%, 50-50% आएगा। 50% समयुग्मजी पादप प्राप्त होते हैं और 50% विषम युग्मजी पादप प्राप्त होते हैं। दोबारा देखें बाह्य संकरण को, जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण, ये आपका F1 पीढ़ी का पादप है, जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण कैपिटल टी समयुग्मजी लंबे पादपों के साथ कराया जाता है, तो उसे हम बाह्य संकरण कहते हैं। इस संकरण में लक्षण प्ररूप अनुपात 100% प्राप्त होता है, क्योंकि यहां पर 100% लंबे पादप प्राप्त होते हैं, जबकि जीन प्ररूप अनुपात 50% अर्थात 50-50% प्राप्त होता है, अर्थात 1:1 प्राप्त होता है। यहां पर 50% समयुग्मजी लंबे पादप प्राप्त होते हैं, जबकि 50% विषम युग्मजी लंबे पादप प्राप्त होते हैं। ये आपका चार्ट बनेगा यहां पर। नेक्स्ट बात करें परीक्षण संकरण की, देखिए इसका उल्टा हो जाएगा कि जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण, ये आपका F1 पीढ़ी का पादप है, जब F1 पीढ़ी के पादपों का संकरण समयुग्मजी बौने स्मॉल टी समयुग्मजी बौने पादपों के साथ कराया जाता है, तो उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं, टेस्ट क्रॉस कहते हैं। दोबारा सुने, जब F1 पीढ़ी के पादप कैपिटल टी स्मॉल टी का संकरण समयुग्मजी बौने स्मॉल टी के साथ कराया जाता है, तो उसे हम परीक्षण संकरण कहते हैं। अब परीक्षण संकरण में क्या होता है? देखिए उसी प्रकार से होता है, देखिए यहां पर लिखें अपन F1 पीढ़ी के पादप कौन सा है? लंबेपन का गुण है, कौन सा है? कैपिटल टी स्मॉल टी, लेकिन है कैसा? ये विषम युग्मजी। कैसा बेटाओ? विषम युग्मजी। ये कैसा पादप है? बौना पादप है। क्या लिखेंगे यहां पर? स्मॉल टी। ये हो गया समयुग्मजी। कौन सी पीढ़ी बेटाओ? पी पीढ़ी। युग्मक बनाइए, इससे युग्मक बनेगा स्मॉल टी। कौन सा युग्मक बनेगा? स्मॉल टी। इससे दो युग्मक बनेंगे, एक बनेगा स्मॉल टी, एक बनेगा कैपिटल टी। फिर वही टेस्ट वही कराना है संकरण में आप उनको। देखिए ये मादा, ये नर, कैपिटल टी स्मॉल टी कराइए यहां पर, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये पादप कैसे प्राप्त होंगे? लंबे पादप होंगे, और यहां पर ये पादप कैसे प्राप्त होंगे? बौने प्राप्त होंगे। बात आती है दोनों के संकरण की, लक्षण प्ररूप अनुपात और जीन प्ररूप अनुपात की। तो देखिए यहां पर लक्षण प्ररूप अनुपात क्या प्राप्त होगा? देखिए लक्षण प्ररूप अनुपात की जहां तक बात करें, तो यहां पर एक पादप लंबा और एक कैसा है? बौना, तो 1:1, अर्थात 50% अनुपात 50%, 50-50%। दूसरी बात करें जीन प्ररूप अनुपात की, जीन प्ररूप अनुपात,
तो देखिए यहाँ पर जीन प्ररूप अनुपात में एक पादप तो कैसा है, विषम युग्मजी लंबा है, और एक पादप कैसा है, विषम समयुग्मजी बौना। तो यहाँ पर जीन प्ररूप अनुपात भी 1:1 अथवा 50-50% प्राप्त होता है। यहाँ पर दोनों प्राप्त होने वाले प्ररूप अनुपात समान प्राप्त होते हैं। यहाँ पर लक्षण प्ररूप अनुपात भी 50-50% प्राप्त होता है और जीन प्ररूप अनुपात भी 50-50% प्राप्त होता है, अर्थात 1:1 प्राप्त होता है। तो ये थे आपके बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण। बाह्य संकरण और परीक्षण संकरण के पश्चात अगला पॉइंट आता है इस पाठ का, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लास्ट नियम है मेंडल का। सभी बच्चों को एक बार रफ में बनाकर अवश्य देखेंगे, समझकर ढंग से जब इनको अपन बनाएंगे एक या दो बार तो आपको अच्छी तरीके समझ में आएंगे। किसी प्रॉब्लम के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। देखिए बेटो, नेक्स्ट नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तीसरा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। देखिए, मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण पर आधारित है। जब किसी पादप का संकरण जो होता है उसमें दो गुण युग्मों का अध्ययन किया जाता है। दो गुण युग्मों का अध्ययन किया जाता है तो वो होता है द्विसंकर संकरण, और एक गुण का यदि अध्ययन करते हैं तो वो होता है एक संकर संकरण के अंतर्गत आता है। यहां पर तीन नियम है, प्रभाविकता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो ध्यान रखें कि शुरुआत के जो दोनों नियम है अपने, प्रभाविकता का और पृथक्करण का नियम, दोनों एक संकर संकरण पर आधारित हैं, जबकि द्विसंकर संकरण पर आधारित कौन सा नियम है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। पेपर में कई बार प्रश्न आ जाता है कि मेंडल के उस नियम का नाम बताइए जो एक संकर संकरण पर आधारित नहीं है। पूछता है प्रश्न कई बार कि मेंडल के उस नियम का नाम बताइए जो एक संकर संकरण पर आधारित नहीं है, तो वो नियम कौन सा है, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, क्योंकि ये एक संकर संकरण पर आधारित ना होकर के द्विसंकर संकरण पर आधारित है। और यदि सीधा पूछता है कि मेंडल का कौन सा नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है, तो वो कौन सा आएगा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और यदि पूछता है कि मेंडल के कौन से नियम एक संकर संकरण पर आधारित हैं, तो वहां पर कौन सा आएगा, प्रभाविकता का नियम और पृथक्करण का नियम। तो बात करते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम की। देखिए, अब तक जो अपन नियम पढ़े थे उसमें मेंडल ने लंबेपन और बौनेपन का गुण लिया था, पौधे के लंबेपन का और पौधे के बौनेपन का। लेकिन यहां पर पौधे के लंबेपन और बौनेपन के गुण के बजाय यहां पर मटर के जो बीज होता है उसका गुण लिया गया है। एक लिया है पीले और गोलाकार और एक लिया है हरे और झुर्रीदार। गुणों को बदल दिया यहां पर। तो देखिए, मैं आपके लिए पहले सारणी बनाता हूं, उसके पश्चात यहां पर समझाऊंगा। तो देखिए, समयुग्मजी पीले व गोलाकार, और एक थे आपके यहां पर समयुग्मजी हरे व झुर्रीदार। देखिए, पीले और गोलाकार को इन्होंने व्यक्त किया था कैपिटल वाई कैपिटल आर से, और इसको इन्होंने व्यक्त किया था स्मॉल वाई स्मॉल आर से। समझते चलें आप, परिभाषा बाद में समझ में आएगी आपके में। पीले और गोलाकार को व्यक्त किया था कैपिटल वाई कैपिटल आर से। हरे में झुर्रीदार को व्यक्त किया था स्मॉल वाई स्मॉल आर। पीढ़ी कौन सी हुई, पी पीढ़ी।
कौन सी पीढ़ी हुई? पी पीढ़ी। इसके पश्चात देखें, यहां से युग्मकों का निर्माण होता है। इनमें से जब युग्मकों का निर्माण होता है तो युग्मक निर्माण में इसमें युग्मक बनते हैं, एक कैपिटल वाई ले लेते हैं, एक कैपिटल आर ले लेते हैं। कैपिटल वाई, कैपिटल आर। यहां पर युग्मक बनते हैं स्मॉल वाई, स्मॉल आर। लिख दिया हमने यहां पर युग्मक। युग्मक निर्माण के पश्चात इनसे अपन F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। जब इनसे F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, देखिए संकरण होता है आपस में, तो पहले लिखेंगे, पहले कैपिटल लिखते हैं फिर स्मॉल को लिखते हैं। तो कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये अपनी प्राप्त हो गई यहां पर F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। इस F1 पीढ़ी में जो पादप प्राप्त होते हैं वो विषम युग्मजी, विषम युग्मजी, पीले व गोलाकार प्राप्त होते हैं, क्योंकि पीले और गोलाकार का गुण प्रभावी होता है। पीले व गोलाकार प्राप्त होते हैं। जब इनमें स्वपरागण करवा के युग्मक निर्माण किया जाता है तो इससे 4 युग्मक प्राप्त होते हैं। कितने युग्मक प्राप्त होते हैं? 4 युग्मक प्राप्त होते हैं। अब युग्मक कैसे बनाएंगे यहां पर देखें आप, एक एक करेंगे। पहले कैपिटल वाई करते हैं, तो कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर इस वाई के साथ लेते हैं स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। इस तरीके से 4 युग्मक यहां पर बनते हैं। तो बार देखें, कैपिटल वाई के साथ करते हैं पहले, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई के साथ स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। 4 युग्मक बनते हैं स्वपरागण की प्रक्रिया के द्वारा, सेल्फ पॉलिनेशन। इसके पश्चात अपन F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं। F2 पीढ़ी जो पर प्राप्त की जाती है वो चेकरबोर्ड विधि के द्वारा अपन प्राप्त करते हैं। देखिए, वही एक मादा युग्मक, एक नर युग्मक। इसके पश्चात इन युग्मकों को लिखते हैं एक एक को। देखिए यहां पर पहले कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। और यही युग्मक अपन ऊपर लिखते हैं इनको ही, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर। लिख दिया अपन यहां पर। लिखने के पश्चात इनमें अब अपन संकरण कराते हैं। देखिए संकरण कैसे होगा, यहां पर लेते हैं, सबसे पहले इन दोनों को कराते हैं। तो कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। फिर आगे चलते हैं, इसमें यहां पर आते हैं कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। पहले बड़ा लिखेंगे उसके बाद छोटा लिखेंगे। इसमें आते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल आर। आगे चलते हैं वहां पर कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर। नीचे आते हैं यहां पर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, क्योंकि इसका कॉलम ऊपर इससे और इससे भरेगा। कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। अगले में चलते हैं कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर, स्मॉल आर।
अगले में चलते हैं कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर। आगे चलते हैं, यहाँ पर कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। चलें नीचे, यहाँ पर आते हैं, पहले कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर। अगले कॉलम में चलते हैं, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। आगे बढ़ते हैं, स्मॉल वाई, कैपिटल आर। आगे चलते हैं, लास्ट कॉलम में दोनों वाई छूटी हैं, स्मॉल वाई, एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल आर है। लास्ट कॉलम में आते हैं, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। यहाँ पर आते हैं कैपिटल वाई, स्मॉल आर। आगे बढ़ते हैं, दोनों वाई छोटी हैं, तो स्मॉल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल आर। और लास्ट कॉलम में चलते हैं, अब आप सब छोटे हैं, स्मॉल वाई, स्मॉल आर। कौन कैसा पादप है उसके बारे में लिखते हैं इसमें। देखिए, वाई को व्यक्त करते हैं पीले से और कैपिटल आर को व्यक्त करते हैं गोलाकार से। तो पीले गोल या पीले और गोलाकार। नेक्स्ट, कैपिटल वाई है तो पीले हैं, एक कैपिटल आर है, इसमें समझ लो कैसा होंगे गोलाकार, क्योंकि गोलाकार का गुण झुर्रीदार पर प्रभावी है। इधर आए, कैपिटल वाई है तो पीले होंगे निश्चित है, और बड़ा आर है तो कैसे होंगे गोलाकार। नेक्स्ट चलते हैं, कैपिटल वाई है इसमें तो पीले हैं, कैपिटल आर है तो गोलाकार। आगे चलते हैं, कैपिटल वाई है निश्चित है पीले होंगे, इसमें बड़ा आर है तो गोलाकार। आगे चलते हैं, कैपिटल वाई पीले हैं, यहां पर बड़ा आर नहीं है, इसमें दोनों छोटे आर हैं, इसलिए कैसा होगा झुर्रीदार। नेक्स्ट चलते हैं, कैपिटल वाई है पीले, बड़ा आर है गोलाकार। नेक्स्ट चलते हैं, कैपिटल वाई है पीले होंगे, स्मॉल आर है झुर्रीदार होंगे। नीचे आते हैं, कैपिटल वाई है पीले होंगे, कैपिटल आर है गोलाकार। इधर आते हैं, कैपिटल वाई पीले, कैपिटल आर गोलाकार। आगे चलते हैं, स्मॉल वाई है हरे होंगे और कैसे होंगे गोलाकार होंगे। आगे आते हैं, दोनों वाई छोटी हैं, हरे होंगे और कैसे होंगे गोलाकार होंगे। नीचे आते हैं, पीले, बड़ी वाई है, पीछे आर बड़ा है गोलाकार। फिर आगे चलते हैं, कैपिटल वाई है इसमें भी तो पीले, दोनों आर छोटे हैं, कैसा होगा झुर्रीदार। वाई छोटी हैं दोनों, हरे, एक आर बड़ा है एक छोटा है तो हरे और गोलाकार, और दोनों छोटे हैं इसलिए हरे और झुर्रीदार। अब देखिए, अब आप ये आपका चेकर बोर्ड तैयार हो गया यहां पर। इसके बाद बात आती है इनके लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप अनुपात की, कि लक्षण प्ररूप अनुपात क्या प्राप्त होता है और जीन प्ररूप अनुपात क्या प्राप्त होता है। लक्षण प्ररूप अनुपात, एक है जीन प्ररूप अनुपात। जीन प्ररूप देखिए बेस रटी हुई चीज है। लक्षण प्ररूप होता है 9:3:3:1, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये किस तरीके से आता है।
लक्षण रूप में देखिए पीले और गोलाकार कितने बीज पादप प्राप्त होते हैं, एक, निशान लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, देखिए झुर्रीदार इसको नहीं लेंगे अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखिए 9 पादप पीले और गोलाकार प्राप्त होते हैं। 9 पादप ऐसे हैं जो कैसे हैं, पीले और गोलाकार हैं, इसलिए हम लिख दिया 9। उसके बाद बात आती है 1 2 3 4, ये कंप्लीट हो गए, ये होगा, ये रह रहा है पीले और झुर्रीदार। देखिए पीले और झुर्रीदार नंबर 1 2, पीले और झुर्रीदार, पीले और झुर्रीदार नंबर 3, तो 3 हो गया आपके पीले और झुर्रीदार। फिर आगे देखते हैं, पीले और झुर्रीदार के बाद पीले गोलाकार हो गए, पीले गोलाकार, हरे और गोलाकार, देखिए हरे और गोलाकार नंबर 1, हरे और गोलाकार नंबर 2, हरे और गोलाकार नंबर 3, तो ये आपके 3 हरे और गोलाकार हो गए, और शेष बचा आपका एक हरे और झुर्रीदार जो केवल एक पादप है। तो लक्षण प्ररूप अनुपात प्राप्त होता है 9:3:3:1। बात करें जीन प्ररूप अनुपात की, देखिए जीन प्ररूप अनुपात जो प्राप्त होता है वो होता है 12:24 12:1, 1:2:2:4:1:2, अनुपात 1:2:1। सामान्य रूप से ध्यान रखते हैं इसको 12:24 12:1, और सभी बीच में अनुपात लगा देते हैं 12:24 12:1, ध्यान रखा जाता है इसको सीधे तरीके से ताकि हमारे लिए याद रह पाता है। 12:24 12:1, कुल टोटल यहां पर भी 16 पादप हैं और ये भी 16 होंगे, आप गिन लेना, 1 2 3 2 5 4 9 10 4 10 2 12 13 14 15 और 1 16 पादप, और वही 16 यहां पर है, 9 और 3 12 और 3 15 और 1 16, और आपके ये भी 16 हैं। जीन प्ररूप निकालना कैसे है, जीनी प्रतीक देखनी है। देखिए शुद्ध पीले और गोलाकार एक पादप शुरुआत में, YYRR, और कहीं पर भी आपके लिए नहीं मिलेगा ऐसा सूत्र लिखा हुआ दोनों Y बड़ी हों और दोनों R बड़े हों। तो देखिए एक पादप प्राप्त होता है पीले और गोलाकार शुद्ध। फिर बात करें दोनों Y तो बड़ी हों लेकिन R एक ही बड़ा हो, दोनों Y कैसी हों, बड़ी हों, लेकिन R एक बड़ा हो। देखिए कितने पादप हैं इसमें, देखिए इसमें एक Y बड़ी एक छोटी है, एक छोटी है, देखिए ये रहा, ये पादप YYRR YYRR। तो ये दो पादप कैसे हैं, ये वाला और ये वाला, पीले और गोलाकार हैं, लेकिन पीलेपन का गुण तो शुद्ध है, लेकिन गोलाकार कैसा हुआ, विषम युग्मज यहां पर, तो 2 हो गया। आगे देखिए अब पादप ऐसे देखिए कि जो Y एक बड़ी हो एक छोटी हो, एक Y बड़ी एक छोटी और दोनों R बड़े हों, तो देखिए एक पादप तो ये है आपका। अब इसके साथ में दूसरा पादप और कौन है ऐसा, उसको आप ध्यान से देखिए, तो उसके साथ में दूसरा पादप ये है, कैपिटल Y स्मॉल y, देख लीजिए आप, दोनों R बड़े हैं और कहीं नहीं होगा इस पूरी सारणी में ऐसा पादप। तो 2 पादप आपके ये हो गए, ये हो गया। फिर आइए 4 अनुपात किसके निकल रहे हैं, इसके निकल कर आएंगे। देखिए एक Y बड़ी एक छोटी, एक बड़ा R एक बड़ा छोटा R, कितने पादप हैं, एक ये हो गया। दूसरा देखिए, दूसरा कहां पर है, इसको अपन ले लिया, ये नहीं है यहां पर, कैपिटल Y ये गिरा 2, दूसरा हो गया। ये तीसरा रहा आपका, एक बड़ा एक छोटा, फिर एक बड़ा एक छोटा 3, एक और देखिए कहीं पर एक और होगा इसमें भी, ये रहा, एक बड़ी Y एक छोटा Y एक कैपिटल R एक छोटा R, 4 पादप हो गए आपके यहां पर, 4 हो गया। उसके बाद आता है एक, ये रह रहा है यहां पर, देखिए ये 4 हो गए, ये हो गया आपका, ये रह रहा है एक Y, दोनों Y बड़ी और दोनों R छोटे। देखिए कहां पर है ऐसा पादप, ये दोनों Y बड़ी और दोनों R छोटे, कहीं पर नहीं है, एक अकेला है बेचारा, तो एक अनुपात हो गया आपका, ये हो गया। इस बार फिर यहां पर आइए आप, एक Y बड़ी एक Y छोटी और दोनों R छोटे, एक Y बड़ी एक Y छोटी और दोनों R छोटे। यहां पर ये देखिए एक आपका ये रहा और एक आपका ये रहा, कितने हो गए, 2।
फिर आगे चलते हैं, ये लाइन आपकी कंप्लीट हो चुकी है, ये यहां तक हो। इस पर आ जाइए आप, दोनों y छोटी और दोनों r बड़े, दोनों y छोटी और दोनों r बड़े, एक ये रहा, और कहां पर है ऐसा, अकेला है केवल, कोई नहीं है इसके समान। छोड़िए, एक पॉइंट हो गया आपका। अब आगे आइए आप, दोनों y छोटी, एक r बड़ा और एक r छोटा, ये रहा इसके साथ में, एक ये है एक ये है, दो अनुपात हो गया, और लास्ट एक बचा इसमें स्मॉल y इस पर ये रहा एक। तो इस तरीके से अपन इसका जीन पूर्व अनुपात निकालते हैं। तो ये था आपका स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। दोबारा से देख लीजिए, मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। मेंडल का यह नियम द्विसंकर संकरण के नियमों पर आधारित है। इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक, देखिए दो या दो से अधिक हो गए, दो हैं, भी पीलेपन का और गोलाकार का, झुर्रीदार और हरे, जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षण युक्त पादपों में संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोबारा सुन लीजिए, इस नियम के अनुसार जब दो या दो से अधिक विपर्यासी लक्षणों युक्त पादपों के मध्य संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशानुगति का दूसरे लक्षण की वंशानुगति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है तथा सभी लक्षण स्वतंत्र रूप से व्यवहार करते हैं। इसलिए इस नियम को स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? स्वतंत्र अपव्यवन का नियम कहा जाता है। इस नियम में लक्षण प्ररूप अनुपात 9:3:3:1 प्राप्त होता है, जबकि जीन प्ररूप अनुपात 1:2:4:2:1:2:1:1 प्राप्त होता है। अर्थात कुल मिलाकर 16 पादप प्राप्त होते हैं। यह था आपका स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। अगली बात करते हैं अपन यहां पर, लास्ट पॉइंट है पाठ का, मेंडल की वंशानुगति के नियमों का महत्व। देखिए मेंडल की वंशानुगति के नियमों का महत्व क्या है। देखिए मेंडल की वंशानुगति के नियमों का महत्व क्या है। पहला महत्व है इसमें कि मेंडल की वंशानुगति के नियमों का जो पृथक्करण का नियम है, इस पृथक्करण के नियम से जीन संकल्पना की पुष्टि होती है। जो जीन थ्योरी थी उस जीन थ्योरी की इससे पुष्टि होती है मेंडल के वंशानुगति के नियमों से। दूसरी बात, सजीवों में जो प्रभाविता का लक्षण जो होता है, ये प्रभाविता का लक्षण पाया जाना एक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे घातक जो जीन होते हैं उनके अप्रभावी होने के कारण प्रभावी जीन की उपस्थिति वो अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाते हैं। एक बात आती है कि मानव जाति की सुधार संबंधित विज्ञान की एक शाखा होती है। मानव जाति, ह्यूमन जो स्पीसीज है, इस ह्यूमन स्पीसीज की जाति के सुधार की एक शाखा होती है, अपन कहते हैं सुजन्यिकी। इस सुजन्यिकी में इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। सुजन्यिकी जो होती है वो इस मेंडल के नियमों पर ही आधारित होती है। एक आती है कि मेंडल के जो नियम होते हैं, इस मेंडल के नियमों से हमारे जो पादप हैं, दाल वगैरह जो होती हैं, इनमें उन्नत किस्म की प्रजाति पैदा की जाती हैं जिनमें अच्छी प्रोटीन हमारे लिए प्राप्त हो सके। तो इसका भी हमारे लिए क्या होता है, महत्व होता है। मेंडल के नियम जो होते हैं, इनसे संकर संतति में जो नए लक्षण होते हैं वो नए लक्षणों को अपन पैदा कर सकते हैं, नए लक्षणों की उत्पत्ति होती है, और संकरण विधि के द्वारा जीवों में से, पादपों में से अनुपयोगी लक्षणों को हटाया जा सकता है और उपयोगी लक्षणों को मिक्स किया जा सकता है। तो इस प्रकार से मेंडल के नियमों का महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। आपका लेसन 3 जेनेटिक्स अनुवांशिकी यहीं पर खत्म होता है। फिर मैं बता दूं आपके लिए, हमने इस पाठ में सबसे पहले मेंडल के संक्षिप्त जीवन परिचय, उसके पश्चात मेंडल की सफलता के कारण मेंडल ने मटर के पादपों का चयन क्यों किया वो पढ़ा था, फिर मेंडल के नियमों की पुनर्खोज पढ़ी थी, फिर मेंडल के 3 नियम अनुवांशिकता के, प्रभाविता का, पृथक्करण का और स्वतंत्र अपव्यवन के नियमों का अध्ययन किया था, और लास्ट पढ़ा था हमने मेंडल के नियमों का महत्व। पाठ आपका यहीं पर खत्म होता है। आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।